एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है डीएस नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। एक इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। पूरी क्लास देखिए। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। टॉपिक का नाम है CPR। आज अपन CPR और BLS को पढ़ने वाले हैं। CPR क्या होता है, इसकी टेक्निक्स क्या होती है, कब कब CPR देना होता है, इसकी चेन ऑफ सर्वाइवल क्या होता है, ये सारी बातें आज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। CPR और BLS में क्या डिफरेंस है ये भी अपन देखने वाले हैं। तो पूरी क्लास के साथ जुड़े रहिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा एक एक पॉइंट। स्टार्ट करते हैं CPR और BLS। सबसे पहले बात करें व्हाट इज CPR। CPR होता क्या है। CPR की फुल फॉर्म सबसे पहले बात करें तो CPR की फुल फॉर्म होती है कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि कार्डियो का मतलब क्या होता है और पल्मोनरी का मतलब क्या होता है। दोनों ही वर्ड आपको पता होना चाहिए। कार्डियो प्लस पल्मोनरी, इन दोनों को रिसक्सिटेट करने का प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, CPR। कार्डियो अपना हार्ट, पल्मोनरी लंग्स, मतलब कोई भी ऐसी घटना जिसमें अपना या तो अपना हार्ट या फिर अपने लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हो, बॉडी को ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, अपना काम छोड़ चुके हो, उस कंडीशन में अपन CPR देकर अपने ऑर्गन के पास ब्लड पहुंचाने का काम CPR के थ्रू अपन करते हैं। ये एक मैनुअल प्रोसीजर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर। ये भी मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई क्या करता है, जैसा मैंने बताया, जब हार्ट और लंग्स अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, बंद कर देते हैं काम किसी भी वजह से, किसी भी घटना की वजह से, तो उस कंडीशन में अपन CPR के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई करवाते हैं। यूज्ड इन कार्डियक अरेस्ट, ड्रोनिंग, शॉक, एस्पाइजिया, इन कंडीशन में अपन इसको यूज लेते हैं। इसका गोल क्या होता है, ब्रेन को सेव करना और अपने वाइटल ऑर्गन्स को बचाना। मतलब अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी प्रॉपर अपने ब्रेन के पास और वाइटल ऑर्गन के पास, अपने किडनी हुई, लिवर हुआ, इनके पास अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ये सेव डैमेज हो जाएंगे, इनकी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए अपन कार्डियक अरेस्ट में, शॉक में, एस्पाइजिया में, ड्राउनिंग में, इनमें CPR देकर इनको प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई करवाते हैं। आई होप CPR समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। दो कंडीशन होती है, एक होता है ACLS, एक होता है BLS। ACLS और BLS में डिफरेंस क्या है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ एक बार। ACLS और BLS, एक वर्ड है ACLS, एक वर्ड है BLS। बात करें ACLS और BLS की, तो ACLS का फुल फॉर्म होती है आपके एडवांस्ड कार्डिक लाइफ सपोर्ट। क्या होती है, एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। और जो BLS होते हैं उसकी फुल फॉर्म होती है आपके बेसिक लाइफ सपोर्ट। फुल फॉर्म से आपको पता चल रहा होगा, एडवांस्ड मतलब एडवांस का इसमें जो वर्क होता है, जो भी प्रोसीजर होता है वो एडवांस लेवल का होता है ACLS में, और BLS में अपने बेसिक लेवल। बात करें BLS में, तो BLS एक प्री हॉस्पिटल प्रोसीजर होता है। मतलब हॉस्पिटल के बाहर जो अपन जो करते हैं वो BLS में काउंट होता है, जिसमें अपन एक ट्रेंड पर्सन के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। इसमें ना तो हम ड्रग्स यूज लेते हैं, ना किसी प्रकार के इन्वेजिव स्किल्स। ये दोनों ही CPR के प्रोसीजर है, उसी के कंपोनेंट है। CPR अपन हॉस्पिटल में भी दे सकते हैं, CPR अपन हॉस्पिटल के बाहर भी देते हैं, लेकिन दोनों को अपन अलग अलग नाम से बोलते हैं। ACLS में अपन प्रॉपर ट्रेंड पर्सन, हॉस्पिटल परमिशन होती है, उसमें अपन इंस्ट्रूमेंट काम लेते हैं, वहाँ ड्रग्स काम लेते हैं अपन, और डिफिब्रिलेटर भी अपन वहाँ काम ले सकते हैं। लेकिन जो BLS है वहाँ अपन ओनली एक ट्रेंड रेस्पॉन्डर ही ये परफॉर्म करता है, बिना किसी एडवांस्ड मेडिकल केयर के, बिना किसी मशीन के, बिना किसी ड्रग्स के।
तो दोनों में यही अंतर है, एक हॉस्पिटल के बाहर का प्रोसीजर है, एक हॉस्पिटल के अंदर का है। एक में अपन मशीन्स और इन्वेजिव स्किल्स यूज ले सकते हैं और एक में अपन ओनली एक ट्रेंड रेस्पॉन्डर ही इसको देता है। यहाँ किसी भी प्रकार की मेडिकल टेक्नीशियन नहीं, मतलब मेडिकल जो ड्रग्स होती है और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन्वेजिव स्किल्स को अपन काम में नहीं लेते हैं। ये दोनों वर्ड आपके समझ आए होंगे, ACLS और BLS। अब बात करते हैं BLS की। जो BLS है, BLS इंक्लूड अर्ली रिकॉग्निशन एंड इमरजेंसी रेस्पॉन्स। क्या होता है BLS में, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले जहां कोई पेशेंट अनकॉन्शियस मिले तो आपको उसको अर्ली रिकॉग्नाइज करना है और इमरजेंसी को रेस्पॉन्स करना है। दूसरी आपको करना है पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करना है और उसमें ब्रीथिंग को चेक करना है। आगे अपन देखेंगे ब्रीथिंग कैसे चेक करेंगे। कॉल EMS, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कॉल करना है और एक्टिवेट करना है इमरजेंसी सिस्टम को। स्टार्ट करना है चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली और यूज कर सकते हैं अपन AED। क्या यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर अपन इसमें यूज कर सकते हैं BLS की कंडीशन में। ये होती है इसकी स्टेप्स BLS को देने की। अब बात करते हैं यहाँ चेन ऑफ सर्वाइवल, इसमें आपको सारा समझ में आएगा। जब भी आपको कोई अनकॉन्शियस पेशेंट देखने को मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इमरजेंसी को कॉल करना है। उसके बाद में आपको CPR स्टार्ट करना है पेशेंट में। अब CPR के पहले के जो प्रोसीजर है वो आपको समझाया जाएगा, आपको किन किन स्टेप्स को यूज लेना है वो स्टेप्स पूरी आगे बताई जाएगी। लेकिन ये एक आपके चेन है जिससे आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हो। उसके बाद में आपको डिफिब्रिलेट करना है, एडवांस्ड रिसक्सिटेशन कराना है और पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर देनी है। उसके बाद में रिकवरी है। ये इसकी चेन है। और ये अपने यहाँ देखा BLS। अब आगे देखते हैं अपन CAB सीक्वेंस। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। CAB सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है, कौन से सीक्वेंस से CPR परफॉर्म किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से सीक्वेंस से, CAB सीक्वेंस से। CAB होता क्या है, C यानी सर्कुलेशन, A का मतलब एयरवे, B का मतलब ब्रीथिंग। अब बात करते हैं स्टार्ट कंप्रेशन, A का ओपन एयरवे, B का ब्रीथिंग। अब बात करते हैं अपन जो सर्कुलेशन है ओपन एयरवे की। सबसे पहले कि एयरवे ओपन करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हमें यूज लेनी होती है। एयरवे की बात करें तो एयरवे में अपन हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट मेथड भी यूज लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई विक्टिम हो, ऐसा कोई पेशेंट हो जिसमें आपको सस्पेक्ट हो कि इसकी नेक और सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी हो सकती है, तो उस कंडीशन में आपको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड को अवॉइड करके आपको जो थ्रस्ट मेथड से आपको उसके एयरवे को ओपन करना है। ओपन जे थ्रस्ट मैन्यूवर या मेथड। अगर नॉर्मल पेशेंट है तो आप हेड टिल्ट चिन लिफ्ट यूज ले सकते हो। लेकिन अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि इसमें सर्वाइकल इंजरी हो सकती है तो उस कंडीशन में आपको जो थ्रस्ट मेथड काम में लेना है। आई होप ये दोनों बातें आपको समझ आई होगी। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें कोई नेक और स्पाइन की इंजरी होगी तो आपको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड मैन्यूवर काम में लेना है। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो कि इसमें नेक और सर्वाइकल इंजरी हो सकती है तो उस कंडीशन में आपको जो थ्रस्ट मेथड ही काम में लेना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है एयरवे को ओपन करने के मेथड्स के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे सर्कुलेशन की। जो क्वेश्चन सर्कुलेशन से बनते हैं उनकी बात करते हैं। तो सर्कुलेशन में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, जो सर्कुलेशन है उसको असेस करना है। असेस सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन को असेस कैसे करोगे और कितने टाइम आपको लगना चाहिए असेस करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर पेशेंट एडल्ट है, कैसा पेशेंट है,
एडल्ट पेशेंट है। तो एडल्ट पेशेंट में आपको कैरोटिड पल्स से असेस करना है कि सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं। अगर पेशेंट चिल्ड्रन है या चाइल्ड है तो उस कंडीशन में आपको फीमोरल पल्स को चेक करके सर्कुलेशन चेक करनी है। और अगर पेशेंट इन्फेंट हो, कौन सा इन्फेंट की कंडीशन में आपको या तो ब्रेकियल पल्स या फिर फीमोरल पल्स को प्रायोरिटी देनी है। अब हमने देखा कि कहाँ कहाँ से अपन सर्कुलेशन को असेस कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम लगना चाहिए असेस करने के लिए। सर्कुलेशन को असेस करना है विथ इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए सर्कुलेशन को असेस करने में। और ब्रीथिंग को साथ साथ, इसी के साथ आपको ब्रीथिंग को भी असेस करना है, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग को कैसे असेस करते हैं। तो आपको सर्कुलेशन को असेस करना है 10 सेकेंड के अंदर, और इसी के साथ ब्रीथिंग को भी असेस करना है। दोनों को साथ साथ करना है 10 सेकेंड के अंदर अंदर। और किस साइड से करना है, तो आपको एडल्ट में कैरोटिड पल्स, चिल्ड्रन में फीमोरल पल्स और इन्फेंट्स में ब्रेकियल या फीमोरल पल्स से आप असेस कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, आपने सर्कुलेशन चेक किया, सर्कुलेशन नहीं मिला पेशेंट में मान लो, तो उस कंडीशन में आपको विक्टिम को कैसी पोजीशन देनी है और आपको कंप्रेशन जो दोगे, आप सीपीआर करोगे दोगे तो उसमें कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। तो आपको पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देना है। कौन सी पोजीशन में? सुपाइन या प्लेट पोजीशन में। सुपाइन और प्लेट पोजीशन में लेटाने के बाद में अब आपको जो कंप्रेशन देने हैं, जो आप कंप्रेशन दोगे तो वो उसमें जो आप प्रेशर लगाओगे तो वो किस टेक्निक से लगाओगे और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जो प्रेशर लगाना है, कंप्रेशन करना है, वो आपको करना है लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। कहाँ? लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, इन मिडल ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के मिडल में और बिटवीन निप्पल्स। लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम आपको ध्यान रखना है। जब भी आप कंप्रेशन दोगे तो कहाँ देना है? लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम इन मिडल ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के बीच में और स्टर्नम के आधे पार्ट से नीचे वाले में, हाफ पार्ट से नीचे, बिटवीन निप्पल्स आपको कंप्रेशन देना है। अब आपको जो कंप्रेशन देना है वो कैसे देना है? आपके दोनों हैंड्स को इंटरलॉक करके उसके बाद भी प्रॉपर कंप्रेशन आपको देना होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें, जो कंप्रेशन दोगे वो कंप्रेशन कितना होना चाहिए, आपकी जो चेस्ट है पर्सन की वो कितनी डेप्थ तक कंप्रेस करना है। तो आपको डेप्थ ध्यान रखनी है। वो डेप्थ होती है 2 to 2.4 इंच। कितनी? 2 से 2.4 इंच तक आपको कंप्रेस करना है, मतलब 5 से 6 सेंटीमीटर। आपको सेंटीमीटर में भी ध्यान रखना है और इंच में भी ध्यान रखना है, दोनों से क्वेश्चन आता है। डेप्थ की बात हुई, कंप्रेशन कितने देने हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। रेट तो आपको 100 to 120 कंप्रेशन देना है पर मिनट। पर मिनट कितना देना है? 100 से 120 कंप्रेशन। हमने एयरवे की बात की, कंप्रेशन की बात की। अब बात करते हैं ब्रीथिंग की। तो ब्रीथिंग में आपको, जब आप ब्रीथिंग असेस करोगे, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ चेस्ट कंप्रेशन टेक्निक्स। जो हमने पहले बात की वो ही अपने यहाँ पे हम आपको प्लेस करना है अपने हील्स को, हैंड के जो आपकी पाम है उसको सेंटर ऑफ चेस्ट, और जो मैंने बताया लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। हैंड्स इंटरलॉक्ड, आपके हैंड इंटरलॉक्ड होने चाहिए और एल्बो स्ट्रेट होने चाहिए, आपकी एल्बो में बेंड नहीं होना चाहिए। कंप्रेशन की डेप्थ की जो बात करनी है वो एटलीस्ट 2 इंच, 2 to 2.4 इंच तो होता है क्राइटेरिया, लेकिन आपको कम से कम 2 इंच तो कंप्रेस करना है। नेक्स्ट जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, अलाउ कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक अच्छे सीपीआर के लिए। जब आप सीपीआर दे रहे हो तो पेशेंट की कंप्रेशन देने के बाद में आपको चेस्ट को वापस ऊपर आने देना है, उसके बाद में आपको दूसरा कंप्रेशन देना है। अगर आप
बिना रिकॉइल के ही कंप्रेशन दोगे तो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंप्रेशन देने के बाद में कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल होनी चाहिए, उसके बाद में आपको सेकेंड कंप्रेशन देना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मिनिमम इंटरप्शन ड्यूरिंग CPR। कम से कम इंटरप्शन होना चाहिए, ये नहीं कि आप एक कंप्रेशन दिए उसके बाद रुक गए, फिर दिए फिर कम, आपको बीच में ज़्यादा गैप नहीं लेना है। आपको 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट देना है। और कंप्लीट रिकॉइल का ध्यान रखना है। चेस्ट अगर आप 120 कंप्रेशन दे देते हो बिना रिकॉइल चेस्ट के तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा। कंप्लीट रिकॉइल होने देना है चेस्ट को, उसके बाद में ही आपको प्रॉपर कंप्रेशन देने हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं एयरवे की और ब्रीथिंग की। आपको एयरवे ओपन करना है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड से। नॉर्मल पेशेंट में अगर नेक इंजरी सस्पेक्ट हुई हो तो वहाँ कौन सा लेना है, जो थ्रस मैन्यूवर। ये चीज़ यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है नॉर्थ साइड के एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। जो एयरवे ओपन किया जाता है वो दो टेक्निक से किया जाता है, एक तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड से, और अगर आपको क्वेश्चन में सीनेरियो में दे रखा है कि पेशेंट में सर्वाइकल इंजरी है, डायरेक्ट नहीं देखिए आपको देगा कि पेशेंट छत से गिरा है, तो आपको खुद को सस्पेक्ट करना है कि शायद इसमें स्पाइन इंजरी हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको जो थ्रस्ट मैन्यूवर को यूज़ लेना है। अब आपको जो ब्रीथिंग देनी है वो 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग आफ्टर 30 कंप्रेशन। आपको 30 कंप्रेशन देने के बाद में 2 ब्रीथिंग देनी है। अब ब्रीथिंग देने का जो मेथड है वो आपको पता होना चाहिए। आप माउथ टू माउथ दे सकते हो, माउथ टू नोज दे सकते हो, या फिर पेशेंट में अगर मास्क है तो माउथ टू मास्क भी दे सकते हो। इसके बाद में आपको जब आप ब्रीथिंग दे रहे हो तो उस टाइम आपको चेस्ट को भी विजिबल करना है, देखना है कि आप अगर ब्रीथिंग दे रहे हो तो चेस्ट में कोई मूवमेंट हो रहा है या नहीं। अगर आप ब्रीथिंग दे रहे हो और उसके बावजूद भी अगर चेस्ट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप जो ब्रीथिंग दे रहे हो वो प्रॉपर नहीं दे पा रहे हो, या फिर एयरवे में कहीं ना कहीं ये तो ऑब्स्ट्रक्शन है या एयरवे ब्लॉक है। ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉक है तभी प्रॉपर एयरवे नहीं जा पा रही है और मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो आप एयर दे रहे हो वो आपके गैस्ट्रिक रीजन में जा रही हो, आपके स्टोमक में जा रही हो, इसलिए आपको ये भी चेक करना है कि आपका जो स्टोमक है वो डायलेट नहीं हो रहा है, उसमें डिस्टेंशन नहीं आ रहा हो। इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाई क्वालिटी CPR कंपोनेंट्स की। कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनसे अपन पता लगा सकते हैं कि जो अपन ने CPR दिया है वो अच्छा दिया है। सबसे पहली बात, कंप्रेशन जो फ्रैक्शन है वो मोर देन 80% होना चाहिए। जो आप कंप्रेशन दे रहे हो वो उसका फ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 80%। सेकेंड, जो रेट है वो मैंने बताई 100 to 120, 100 से 120 रेट होनी चाहिए पर मिनट की। डेप्थ आपको पता है 2 इंच कम से कम, 5 से 6 सेंटीमीटर। अवॉइड करना है एक्सेसिव वेंटिलेशन को, ज़्यादा वेंटिलेशन को भी आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है बार बार वो ये है, रेस्क्यूअर शुड चेंज एवरी 2 मिनट। अगर 2 रेस्क्यूअर है तो कितने टाइम में वो अपनी जगह है वो चेंज करेंगे, तो 2 मिनट या फिर 5 साइकिल के अंदर अपनी पोजीशन चेंज कितने टाइम में करेंगे, या तो 2 मिनट या फिर 5 साइकिल आप इसको बोल सकते हो। ड्यूरिंग CPR rescuer should change their position every 2 मिनट और 5 साइकिल, या तो 5 साइकिल के बाद में या फिर 2 मिनट के बाद में आपको आपकी पोजीशन को चेंज कर लेना है। इससे क्या है कि एक आदमी ज़्यादा थके नहीं, इसीलिए ये पोजीशन चेंज की जाती है। और ये क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम में चेंज करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, या तो 2 मिनट या फिर 5 साइकिल। जो मैंने बताया गैस्ट्रिक डिस्टेंशन को आपको चेक करना है ताकि आप उससे ये पता चल सके कि आप जो एयर दे रहे हो वो स्टमक में जा रही है या फिर आपके लंग्स में। इन बातों का ध्यान रखना है।
आपको डेप्थ का ध्यान रखना है, इसके अलावा आपके कंप्रेशन की रेट का ध्यान रखना है, और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कितने टाइम के अंदर आपको सर्कुलेशन और ब्रीथिंग को चेक करना है। तो वो मैंने बताया 10 सेकेंड के अंदर अंदर आपको असेस कर लेना है सर्कुलेशन और ब्रीथिंग दोनों। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आता है एडल्ट CPR रेशो, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया कि आपको ब्रीथिंग देनी है आफ्टर 30 कंप्रेशन। कितनी ब्रीथिंग देनी है? 2। तो रेशो हुआ 32 का, 30 कंप्रेशन, उसके बाद में 2 वेंटिलेशन। कंप्रेशन डेप्थ से क्वेश्चन आता है, वो आपके 2 इंच होगी। अगर सेंटीमीटर में पूछे आपसे तो 5 से 6 सेंटीमीटर। कंप्रेशन रेट की बात करें तो 100 to 120 पर मिनट। कौन सा सीक्वेंस अपन यूज लेते हैं? तो इसमें अपन CAB सीक्वेंस यूज लेते हैं। CAB की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीथिंग। और अगर कंप्रेशन देने के बाद में पेशेंट में कोई किसी तरीके से कोई चेंज नहीं आ रहा हो तो आपको उसके बाद में AED यूज लेना है। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट्स आपके आने वाले एग्जाम्स, नॉर्थ सेट, CHO और अदर नर्सिंग एग्जाम्स। नेक्स्ट, जो एयरवे असेसमेंट टेक्निक्स मैंने बात की कि कैसे अपन एयरवे को असेस करेंगे। सर्कुलेशन की बात पहले कर ली हमने कि सर्कुलेशन को कैसे असेस करेंगे। अब बात कर लेते हैं अपन एयरवे को कैसे असेस करना है। एयरवे को असेस करने के लिए आपको लुक, लिसन, फील, ये तीनों टेक्निक यूज लेनी है। आपको चेस्ट को देखना है कि चेस्ट में मूवमेंट हो रहा है या नहीं। इसके अलावा आपको स्नोरिंग या फिर गर्गलिंग साउंड जो आती है उसको असेस करना है, उसको सुनना है, और फील करना है एयर को फील करना है, और चेस्ट राइज को भी फील करना है। जब अगर पेशेंट प्रॉपर अगर एयर ले रहा है तो आपको फील हो जाएगी। जब जैसे आप नाक के पास अगर आपका हाथ लेकर जाओगे तो आपको फील होगी कि एयर एंटर हो रही है या नहीं हो रही है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपको आइडेंटिफाई करना है किसी टाइप का एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको क्लियर करना है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं स्टेप्स की, BLS और CPR के स्टेप्स की। कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है BLS और CPR देने के लिए। सबसे पहले आपको सीन सेफ्टी देखनी है, मतलब पेशेंट जहाँ पड़ा हुआ है या गिरा हुआ है तो आपको उसी जगह पर आपको CPR स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको सीन देखना है, वहाँ जो एरिया है वो सही है, वहाँ कोई डेंजरस इक्विपमेंट्स तो नहीं है, ऐसी बिल्डिंग्स तो नहीं है जो गिर सके। आप वहाँ वायर्स पड़े हो, ऐसी जगह पर आपको CPR नहीं देना है। आपको सही जगह पर लेके जाना है पेशेंट को, और वहाँ फ्लैट पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में लेटा कर पेशेंट को फिर कंप्रेशन और CPR आपका परफॉर्म करना है। यहाँ आपको खुद का भी ध्यान रखना है, खुद को भी इंजरी ना हो। पेशेंट से पहले खुद का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप खुद को इंजर्ड कर लोगे तो कंप्रेशन देने की बात तो वहीं ख़त्म हो जाती है। तो आप दोनों का ध्यान रखना है, सेफ्टी सबसे पहले। इसके बाद में आपको रेस्पॉन्स चेक करना है पेशेंट का। पेशेंट्स का रेस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे? तो आपको पेशेंट्स के जो शोल्डर है वहाँ टेप करना है जोर से थोड़ा, और टेप करके आपको, अगर आप उसका नाम जानते हो तो नाम बोलकर पूछना है कि आप ठीक हो या नहीं, या फिर आप नाम नहीं जानते हो तो आपको बोलना है उनको कि आर यू ओके, क्या आप ठीक हो। ये आपको बोलना है, जोर से बोलना है, बिल्कुल धीरे नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस। इसके बाद में आपको ब्रीथिंग और पल्स को चेक कर लेना है विद इन 10 सेकेंड के अंदर। मैंने बता दी सर्कुलेशन आपको एडल्ट में कैरोटिड से, चाइल्ड में आपको फीमोरल से, और इन्फेंट्स में या तो ब्रेकियल या फिर फीमोरल से आप सर्कुलेशन चेक कर सकते हो। और ब्रीथिंग का बताया लुक, लिसन, फील से आप। इसके बाद में CPR को स्टार्ट करना है, और सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए? CAB सीक्वेंस। नेक्स्ट, कितना कंप्रेशन देना है? 30 कंप्रेशन देना है। ओपन करना है एयरवे को
जो मैंने मेथड बताए, चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट से, और स्पाइन इंजरी हो तो जो तरस से। उसके बाद में कितनी ब्रीथिंग देनी है, 2 ब्रीथिंग। कितने कंप्रेशन के बाद में, 30 कंप्रेशन के बाद में। ये रेशो भी आपको ध्यान रखना है, 30-2 का रेशो अपन इसमें यूज़ लेते हैं। उसके बाद में अगर फिर भी चेंज नहीं आ रहा हो, किसी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा हो पेशेंट में, तो एएडी को यूज़ लेना है। पीडियाट्रिक सीपीआर पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ कंप्रेशन का रेशो वही है 100 to 120 पर मिनट। डेप्थ की बात करें तो आपको डेप्थ ध्यान रखनी है 1/3 चेस्ट डायमीटर, जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है चेस्ट का, उसका 1/3 आपको कंप्रेस करना है। चाइल्ड में बात करें कंप्रेशन की तो 2 इंच, इन्फेंट्स में 1.5 इंच। अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो आपको कंप्रेशन 30 दिन है, ब्रीथिंग 2 दिन ही है। अगर 2 रेस्क्यूअर है तो प्रत्येक 15 कंप्रेशन के बाद में, एवरी 15 कंप्रेशन के बाद में 2 ब्रीथिंग आपको देनी है। एडल्ट्स में हमने टेक्निक की बात की तो आपकी पाम से कंप्रेशन देना है। और इन्फेंट्स में बात करें तो यहाँ आप 2 फिंगर या 2 थंब का यूज़ भी ले सकते हो। कौन से, या तो 2 फिंगर या फिर 2 थंब मेथड यूज लेते हैं इन्फेंट्स पे। वही पल्स भी आपको यहाँ भी 10 सेकेंड के अंदर ब्रीथिंग और पल्स दोनों चेक करनी है। अगर आगे बात करें अपन स्टेप्स ऑफ पीडियाट्रिक सीपीआर, तो यहाँ भी वही सीक्वेंस है, सीन सेफ्टी, रेस्पॉन्सिवनेस, ब्रीथिंग और पल्स। उसके बाद में आपको इमरजेंसी रेस्पॉन्स को करना है, उसके बाद में आपको कंप्रेशन देना है, और कंप्रेशन वही CAB मेथड से। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन मैट्रिक्स ऑफ हाई क्वालिटी सीपीआर। कौन सा कंपोनेंट नहीं है हाई क्वालिटी सीपीआर का? ऑप्शन ए है चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन मोर देन 80%। बिल्कुल राइट है, ये एक कंपोनेंट है हाई क्वालिटी सीपीआर का। दूसरा है कंप्रेशन रेट कितनी होनी चाहिए, 100 to 120, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है नो एक्सेसिव वेंटिलेशन, और डी है रेस्क्यूअर शुड चेंज देयर पोजीशन एवरी 5 मिनट। तो 5 मिनट में आपको चेंज नहीं करना है, 2 मिनट में चेंज करना होता है, और 5 साइकिल में चेंज करना होता है। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि ये इसका कंपोनेंट नहीं है। तो इसमें आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फाउंड। आपको कोई पर्सन मिला, इंडिविजुअल मिला गिरा हुआ, तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले कौन सी स्टेप काम में लोगे असेसमेंट में? ऑप्शन ए है चेक देयर ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी है चेक देयर हार्ट रेट, ऑप्शन सी है चेक टू सी इफ दे आर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ऑप्शन डी है चेक देयर प्यूपिल साइज। तो सीधी सी बात है, अगर कोई पेशेंट गिरा हुआ है तो सबसे पहले उसमें सीन सेफ्टी, और सीन सेफ्टी से भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपके कॉन्शियसनेस। असेस करने की बात बताई गई यहाँ पे, तो असेसमेंट में अपन सबसे पहले यहाँ पे उसको कॉन्शियस है या नहीं है वो आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम में, आने के लायक क्वेश्चन है। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड विद इन द 8 Ds ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक के 8 Ds की बात की गई है, तो इनमें से कौन सा इसका आंसर नहीं है? ऑप्शन ए है डिटेक्शन, ऑप्शन बी है डिस्पैच, ऑप्शन सी है डिलीवरी, ऑप्शन डी है डीफिब्रिलेट। तो इससे पहले अपन 8 Ds देख लेते हैं, उसके बाद में इसका आंसर देखने वाले हैं। फर्स्ट डी होता है डिटेक्शन, मतलब आपको स्ट्रोक के पेशेंट है उसमें उसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करना है, असेस करना है रैपिडली, ताकि टाइमली आपको उसको मैनेज कर सको। दूसरा है डिस्पैच, अर्ली एक्टिवेट करना है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को। अगर आपने डिटेक्ट कर लिया है तो आपको एक्टिवेट करना है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को। डिलीवरी, रैपिड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। आपको रैपिड काम करना है, मैनेज करना है पेशेंट को, और प्रिपरेशन करनी है, ट्रांसपोर्ट करना है पेशेंट को। अगला है डोर, एप्रोप्रिएट ट्राइज टू स्ट्रोक केयर स्ट्रोक सेंटर। आपको जो पेशेंट है
उसको जो आप इमरजेंसी में ले जा रहे हो वहाँ पहले से ही पेशेंट के लिए प्रॉपर जो आपको प्रिपरेशन करनी होती है वो आपको कर लेनी है पहले से ही, ताकि आप जैसे वहाँ ले जाओ तो उसमें प्रॉपर केयर स्टार्ट हो जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो पेशेंट का। अगला है डाटा रैपिड ट्रायल्स इवैल्यूएशन मैनेजमेंट इन द ईडी। जो आपको एक ट्रायल्स बनाना है पेशेंट का, और इमरजेंसी में ही जितने भी आपके डाटा है, जो सीटी स्कैन करवानी है पेशेंट की, जो भी ब्लड का टेस्ट करवाना है, वो आपको रैपिडली इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही करवा लेना है। अगला है डिसीजन, आपको आपकी जो स्ट्रोक एक्सपर्टाइज है उनको सेलेक्ट करना है, थेरेपी सेलेक्ट करनी है कि कौन सा ट्रीटमेंट देना है कौन सा नहीं। अगला है ड्रग्स, फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी देनी है या फिर इंट्रा एट्रियल स्ट्रेटजीज अपनानी है, जो भी करना हो रैपिड करना है ताकि जो क्लॉट है वो रिमूव हो सके और प्रॉपर मैनेज हो उसके पेशेंट। अगला है डिस्पोजिशन, रैपिड एडमिशन टू स्ट्रोक क्रिटिकल केयर सेंटर। अगर आपको कहीं दूसरी जगह पेशेंट को भेजना हो तो आपको रैपिड एडमिशन करना है पेशेंट को, या तो क्रिटिकल केयर सेंटर में या फिर स्ट्रोक सेंटर में। ये होते हैं अपने 8 Ds ऑफ, आपको नाम ध्यान रखने हैं, नाम से क्वेश्चन आ सकता है। जैसा क्वेश्चन ये अभी अपन ने देखा कि इनमें से कौन सा डी 8 Ds में नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर आपने देख लिया होगा, ऑप्शन डी होगा। बाकी तीनों ही 8 Ds में आते हैं। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे का जो टॉपिक है वो आपको कौन सा चाहिए, एबीजी में चाहिए या फिर शौक के टॉपिक को आपके चाहिए। अगर आपको इस के नोट्स चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।